और क्वेश्चन है और वो ये है कि शो दैट a डॉट b इज अ स्केलर। ये शो करना है कि a डॉट b ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, 4 वेक्टर्स में। हियर a एंड b आर इटसेल्फ 4 वेक्टर्स। ये जो a और b है ये 4 वेक्टर्स में है। जब ये 4 वेक्टर्स में है तो हमने डायरेक्ट इसको लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन और इसकी तरफ जाना है। तो अकॉर्डिंग टू लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन a प्राइम म्यू विच इज इक्वल टू डेल्टा म्यू न्यू a न्यू एंड b प्राइम म्यू विच इज इक्वल टू डेल्टा म्यू न्यू b न्यू। इसको मतलब आप अगर इस तरह लिख दें आल्सो बी प्राइम म्यू, इसको अगर हम इस तरह लिखना चाहें तो इधर म्यू आ जाएगा और ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो इस तरह ही लिख लेते हैं। नाउ ए प्राइम डॉट बी प्राइम विच इज़ इक्वल टू ए प्राइम डॉट बी प्राइम, हमारे पास ए प्राइम म्यू बी प्राइम म्यू के बराबर है। जिस तरह ए डॉट बी को लास्ट जो हम लास्ट पेज में स्टार्ट में हमने कहा था कि ए डॉट बी ये इक्वल आइंस्टाइन समेशन में अगर आप लोग लगा दें तो इसको ए म्यू बी म्यू लिख सकते हैं। सिमिलरली ए प्राइम डॉट बी प्राइम, इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा जी आगे देखते हैं कि ए प्राइम डॉट बी प्राइम विच इज़ इक्वल टू ए प्राइम की जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ये है और बी प्राइम के ट्रांसफॉर्मेशन ये है, ठीक है। अब डेल्टा और डेल्टा आप लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं। ए न्यू बी रो एक और डमी वेरिएबल है, तो एंडिस इसको कहते हैं, डमी एंडिसेस है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये इसके साथ कांटेक्ट हो रहा है, म्यू आ रहा है, और ये रो इसके साथ कांटेक्ट हो रहा है, म्यू आ रहा है। तो यहाँ पे फिर अगर इसको देखें तो ये जो लास्ट टाइम हमने लिखा था कि इसको हम इस अंदाज में भी लिख सकते हैं कि ये दो जो मैट्रिक्स है मैट्रिसेस है ये और ये, इसको डेल्टा रो न्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ये म्यू और ये म्यू कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, आपके पास रो रह गया, न्यू रह गया। तो रो डेल्टा रो न्यू आप इसको लिख सकते हैं। तो इसकी जगह आप लोग डेल्टा रो न्यू ए न्यू और बीटा रो हो गया। अब अकॉर्डिंग बाय डिफिनीशन ये जो डेल्टा रो न्यू है ये ज़ीरो के बराबर है, एफ दिस इज नॉट इक्वल। अब अगर ये दोनों रो और न्यू दोनों इक्वल हो जाते हैं तो फिर इसकी जो वैल्यू है बाय डिफिनीशन ये 1 के बराबर है। तो रो और इसको इक्वल कर दे, जब इसको इक्वल कर देते तो ये जो इसकी वैल्यू है ये 1 है। ए न्यू और बी रो है तो रो को फिर न्यू कर दें, इसको हमने लिख दिया बी न्यू क्योंकि ये बराबर है, विच इज़ इक्वल टू ए न्यू बी न्यू। और ये आपको पता है कि ये न्यू और ये न्यू अगर दोबारा हम इसको कंटेक्ट कर दें, इसको ख़त्म कर दें तो ए डॉट बी रह जाता है। तो यहाँ से एक रिज़ल्ट आपको मिल गया कि ये जो ए प्राइम dot b prime which is equal to a dot b, it means that any event remains the same for s and s prime। अब अगर कोई इवेंट हो रहा है तो वो s और s प्राइम में इक्वल होंगे, क्योंकि ये s प्राइम की इवेंट की जो ऑब्जर्वेशन है और ये s में है, तो दोनों बराबर है। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि सो वी कैन कॉल दिस एज अ स्केलर क्वांटिटी, और इसको हम स्केलर क्वांटिटी कह सकते हैं कि ये आपके पास ए प्राइम डॉट बी प्राइम विच इज इक्वल टू ए डॉट बी के बराबर हो गया। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी बन सकती है, और ये हम
दोनों कोऑर्डिनेट्स की ये सेम है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, शो if a 4 vector is 0 in one frame then it is 0 in all frames। ये हमने शो करना है कि एक 4 वेक्टर है, ये 0 है 1 फ्रेम में, तो ये ऑल फ्रेम में 0 होगा। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। देखिए एक 4 वेक्टर है, ये एक 4 वेक्टर है ए म्यू, और यहाँ पे ये कह रहे कि ये अगर 0 है, ये 0 हो गया, देन ये ऑल फ्रेम में 0 होगा। देन बाय अकॉर्डिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, हमें ये बता देते हैं मैथमेटिकली ए प्राइम म्यू विच इज इक्वल टू डेल्टा म्यू न्यू ए न्यू। तो यहाँ पे ए म्यू 0 है, तो यहाँ ए कोऑर्डिनेट, यहाँ इसकी वैल्यू अगर हम 0 पुट कर लें, यहाँ पे ए म्यू और ए न्यू इसलिए कि दोनों की 0 1 2 3 है, तो आप लोग इसको इक्वल कर सकते हैं, मतलब ए म्यू विच इज़ इक्वल टू ए न्यू, ये इसलिए हमने इसलिए किया कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाए इधर से, ठीक है। तो ये 0 है, तो इसका मतलब है ए प्राइम म्यू ये भी 0 हो गया, मतलब ए के कोऑर्डिनेट 0 है 4 वेक्टर की, तो दूसरे फ्रेम में भी इसकी वैल्यू 0 हो गई है, तो ये प्रूव हो गया। एक और क्वेश्चन है, शो दैट एफ टू 4 वेक्टर आर इक्वल इन वन फ्रेम देन दे आर इक्वल इन ऑल फ्रेम्स। हाँ, ये शो करना है कि दो 4 वेक्टर्स है हमारे पास और ये इक्वल है वन फ्रेम में, तो ये ऑल फ्रेम में इक्वल ही होगा, देन दे आर इक्वल इन ऑल फ्रेम्स, ये शो करना है। तो इसको शो करने के लिए हम सपोज कर लेते हैं दो 4 वेक्टर्स, दो 4 वेक्टर्स हमारे पास, एक ए म्यू है और दूसरा बी म्यू है, और इक्वल एन एस, ये दोनों एस में इक्वल है, ठीक है। देन द डिफरेंस ऑफ दीज वेक्टर शुड बी 0। देखिए सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात ये है कि अगर ए म्यू विच इज इक्वल टू बी म्यू के बराबर है, तो इसका तो मतलब है इसका डिफरेंस 0 होगा। मतलब अगर इक्वलिटी के इस तरह अगर हम लिख दें, एक मिनट इसको थोड़े से इस तरह लिख दें कि ए म्यू विच इज इक्वल टू बी म्यू ये बराबर है, तो इसका तो मतलब ये हुआ कि ए म्यू इसका जो डिफरेंस है माइनस बी म्यू, इसका जो डिफरेंस है ये इक्वल होगा। ये तो बहुत सिंपल है। अच्छा, ये वही बात कर रहे हैं, तो मैंने इसको लिख दिया कि अगर ये 0 है तो इसका जो डिफरेंस है वो भी 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि आई ई, ये इसका जो डिफरेंस है ये एक और वेक्टर के हम बराबर कर लेते हैं, इक्वल कर देते हैं, और वो इसको हम नाम देते हैं सी म्यू, और सी म्यू विच इज इक्वल टू ए म्यू माइनस बी म्यू विच इज इक्वल टू 0 एंड एस फ्रेम। ये एस फ्रेम में है, मतलब दो वेक्टर्स है एस फ्रेम में इक्वल है, तो ए म्यू माइनस बी म्यू विच इज इक्वल टू 0, ये एस फ्रेम में है, और इसका जो डिफरेंस है एक और वेक्टर के बराबर है और वो सी म्यू है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास क्या है, सी प्राइम म्यू विच इज इक्वल टू डेल्टा न्यू म्यू सी न्यू, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसका जो डिफरेंस है ये भी 0 होगा, क्योंकि आपके पास ये जो सी म्यू है ये 0 है, तो इसकी वैल्यू अगर हम 0 पुट कर लें तो ये भी 0 हो जाएगा एन एस प्राइम। तो ये तो बहुत सिंपल ही हो गया कि हमारे पास एक फ्रेम में 0 आ रहा है, तो दूसरे फ्रेम में भी इसकी वैल्यू 0 आ रहा है।
ठीक है, तो दोनों इक्वल है। अच्छा, आगे चलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि जनरलाइज ये हमें पता है कि ए म्यू A0, A1, A2, A3 दे ट्रांसफॉर्म एज, ये हमें पता है कि इसके ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह है, और कंट्रावेरिएंट वेक्टर की जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो इसके बराबर है। ये पहले भी लिखा गया था, दोबारा मैंने याद दिहाने के लिए इस तरह लिख दिया कि ये हमें पता एफ ए म्यू बी म्यू आर नोन इन एस। अगर इनका जो प्रोडक्ट है टू फोर वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट है वो नॉन है एस में, देन हाउ वी विल फाइंड दिस इन एस प्राइम। इसकी जो प्रोडक्ट है इसको एस प्राइम में किस तरह फाइंड किया जा सकता है। तो ये भी सिंपल है। सिंपल इस तरह है कि अगर ये नॉन है, इसका जो प्रोडक्ट ये नॉन है, तो एस प्राइम में इसकी वैल्यू क्या है। बहुत सिंपल है। फर्स्ट कंसिडर, ये हमें पता है एक फोर वेक्टर की जो ट्रांसफॉर्मेशन है ए प्राइम म्यू विच इज़ इक्वल टू डेल्टा। इधर मैंने अल्फ़ा अल्फ़ा लिख दिया, तो आप लोग ज़रूरी नहीं है कि न्यू न्यू लिख दे या म्यू लिख दे। ये इसकी वैल्यू 0 1 2 3 है, कोई भी एंडेस आप यूज़ कर सकते हैं। तो डेल्टा म्यू अल्फ़ा, तो इधर ए अल्फ़ा आ गया क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। सिमिलरली बीटा प्राइम न्यू मैंने लिख दिया विच इज़ इक्वल टू, इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है इधर न्यू आ गया, तो बीटा बीटा इधर आ गया। अब इसका जो प्रोडक्ट है ए प्राइम म्यू और बी प्राइम न्यू, इसका जो प्रोडक्ट है इनको मल्टीप्लाई कर ले इधर और इधर, ठीक है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि डेल्टा म्यू अल्फ़ा डेल्टा न्यू बीटा ए अल्फ़ा बी बीटा, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि अगर ये नॉन है तो एस प्राइम इसको हम फाइंड कर सकते हैं इसी तरीके से। अच्छा, एक और चीज़ की तरफ आते हैं, और वो ये है कि रैंक को किस तरह डिफाइन हम कर सकेंगे, जैसे कि ए अल्फ़ा बी बीटा बिकम अ टू कंट्रावेरिएंट टेंसर। मतलब ये अगर इस तरह कोई चीज़ आ गया ए अल्फ़ा बी बीटा, तो इस वन और ये टू, इसको कंसिडर किया जाता है टू रैंक। वन रैंक और ये टू, ये मल्टीप्लाई हो जाए ऐड हो जाएगा, तो ये टू रैंक, because it has two indices, दो indices है। generally more generally anything with two indices or bank, अगर हमारे पास टू indices है, कोई भी contravariant vector है t prime mu nu which is equal to alpha mu alpha delta mu alpha delta nu beta, तो इसकी t अल्फ़ा बीटा, तो इसको इसी तरीके से लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो म्यू न्यू और अल्फ़ा बीटा, तो दो इंडिसेस है, तो इसको इस वेक्टर को हम कह सकते हैं कि इसका जो रैंक है वो टू है। तो इस तरह की चीज़ अगर आपको आ जाता है टी प्राइम म्यू न्यू, तो ये जो म्यू न्यू है ये दो है इंडिसेस, तो इसका जो रैंक है वो टू होगा, और ये कंट्रा वेरिएंट टेंसर ही है। अच्छा, फिर अप्लाइंग विद टू इंडिसेस ऑफ बैंक t prime mu nu which is equal to delta alpha mu delta beta nu t alpha beta, ये भी एक रैंक टू वेक्टर है, टेंसर है, और इसको हम कोवेरिएंट टेंसर कहते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास टी प्राइम म्यू न्यू गैमा, तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं डेल्टा के फॉर्म में, डेल्टा अल्फा बीटा एंड रो और म्यू न्यू गैमा।
तो इसको अगर आप लोग देखें, ये अल्फ़ा इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट, ये बीटा इसके साथ, रो इसके साथ, ठीक है। और बाकी म्यू न्यू गैमा इस तरह हमने लिख दिया। तो इसके जो इंडिसेस है, ये जो टेंसर है ये ऑफ रैंक 3 टेंसर है, म्यू न्यू गैमा रैंक 3 कोवेरिएंट टेंसर है। ऊपर ये कोवेरिएंट टेंसर था ऑफ रैंक 2 और ये कोवेरिएंट टेंसर है ऑफ रैंक 3। एनीथिंग विद टू इंडिसेस को बैंक इस तरह भी लिख सकता है, ये भी याद रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि म्यू न्यू इधर हो या म्यू न्यू इधर हो। तो ये भी एक इसको मैक्स टेंसर कहते हैं। ना कोवेरिएंट है, कोवेरिएंट भी है और ये कंट्रावेरिएंट भी है, क्योंकि यहाँ पे न्यू है, इधर म्यू है। तो ये भी इंडिसेस जो हमारे पास होंगे, एक ये है और एक ये है, तो ये दो इंडिसेस हम इसको कंसिडर कर लेंगे। और इसको हमने अगर लिखना है तो अल्फ़ा, और इसकी जगह ये जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा इसके साथ कांटेक्ट हुआ है, म्यू, ये जो म्यू है ये इधर आ गया, डेल्टा ये बीटा ऊपर है और ये न्यू ऊपर आ गया, तो ये कंट्रैक्शन आ जाएगी। तो ये भी रैंक 2 ही कंसिडर किया जाएगा। अगर इस तरह कोई टेंसर आ गया तो इसको ये कंट्रावेरिएंट भी है, कोवेरिएंट भी है, तो इसको एक मैक्स टेंसर कहते हैं।